Student, तो let's start the remaining part of the molecular basis of inheritance chapter। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले में मैंने जो है आपको रेप्लिकेशन जल्दी जल्दी में करा दिया था। तो मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में एक बार फिर से आपको करा दे रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में आप ध्यान दोगे, देखो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या क्या लाइंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ना देयर आर टोटल 6 to 7 टाइप ऑफ एंजाइम्स, उनको आपको याद करके रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिए कि हमें कौन कौन से एंजाइम्स करने हैं। तो हमारा जो लाइन वाइज देखते हैं कि हमारे कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं। तो एंजाइम्स में आपको बता दूं, हमारा जो सबसे पहला एंजाइम होगा, लिस्ट ऑफ एंजाइम्स को देखते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट एंजाइम होगा दैट इज हेलिकेज। ठीक है, हेलिकेज हमारा सबसे पहला एंजाइम हो जाएगा जो कि हेलिक्स को अनवाइंडिंग में मदद आएगा। अच्छा, जब हेलिकेज आ जाएगा उसके पास से हमारा नेक्स्ट एंजाइम होता है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम थर्ड पे आते हैं कि जब जो है रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन हो जाता है ना, तो उसके बाद से पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा सुपर क्वाइलिंग आने लगती है, और उस सुपर क्वाइलिंग को रिलीज करने के लिए वी हैव टू डिफरेंट एंजाइम्स। एक हो जाएगा आपका टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज इज फॉर प्रोकैरियोट, एंड डीएनए गाइडेज। डीएनए गाइडेज ये सुपर क्वाइलिंग को जो है रिलीज करने के लिए आता है, एंड डीएनए गाइडेज इन यूकैरियोट्स। ठीक है, ये हमारा एंजाइम हो जाएगा। अब हमारा जो फोर्थ एंजाइम होता है दैट इज प्राइमेज। ठीक है, कभी कभी ये आपसे पूछ सकता है कि प्राइमेज किस तरह के शुगर को सिंथेसाइज करता है। दिस इज ऑक्सी शुगर या डी ऑक्सी शुगर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सी नहीं होगा, ये आपके आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करता है। अब वाई दिस आरएनए प्राइमर्स, क्योंकि यहाँ पे बात आती है हमारे नेक्स्ट एंजाइम की, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की यहाँ पे बात आती है। तो जो हमारा एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो हमारा एंजाइम होता है, जो हमारा एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, इट कैन ओनली सिंथेसाइज इन, आपका जो हो जाएगा, इट कैन ओनली पॉलीमराइज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन तो ये कर देगा, लेकिन इसके पॉलीमराइजेशन के लिए ना वी नीड सम सबस्ट्रेट। व्हाट आर दैट सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट का नाम आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट तो भाई उसको चाहिए, तो दिस इज द सबस्ट्रेट डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, डुअल फंक्शन की तरह से एक्ट करेगा। एक तो ये पॉलीमराइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और पॉलीमराइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ ये हमारा सबस्ट्रेट की तरह से भी काम करेगा। तो इसको आप ध्यान दे के रखेंगे। तो पहला, सबसे पहले भाई देखो यार, सिंपल सी चीज़ है क्या ना, कि अगर ये हमारे पास डीएनए है, तो ये देखो, ये है डीएनए। ठीक है, इस डीएनए की हेलिक्स को ओपन करना है सबसे पहले, तो हेलिकेज ने कर दिया। अच्छा, चूंकि ये जो डीएनए है ये काफी दिन से पैक्ड है, तो जब ये खुलता है तो ये सम सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि आके यहाँ पे लग जाते हैं, और यहाँ पे सुपर कॉलिंग को रिलीज करने के एंजाइम हो जाएंगे। फिर आपका अगला जो एंजाइम हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमेज, जो कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा, दोनों पे एक ही डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। ठीक है, तो ये प्राइमर को सिंथेसाइज कर देता है, बिकॉज द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट ऐड द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये प्राइमेज आके वहाँ पे सिंथेसाइज कर देता है, और डीएनए डिपेंडेंट जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो फिर प्रोसेस को आगे इनिशिएट करता है, और उसके लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए वो सबस्ट्रेट हमें चाहिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखोगे कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन का काम नहीं करता है, ये साथ ही साथ क्या करता है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करता है। अच्छा, जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होगी वो पूछा जा सकता है किस डायरेक्शन में होती, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में हो जाती है, जो ये प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन का, जो
प्रोसेस होता है। इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो स्ट्रैंड है, चूंकि ये दो एक ही डायरेक्शन में आपका पॉलीमराइजेशन कर सकता है, तो हमारे पास जो स्ट्रैंड है, कौन सी वाली स्ट्रैंड, 3' to 5', दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, and then the remaining strand that is 5' to 3', that is lagging strand। ठीक है, लीडिंग को कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं और लैगिंग को हम डिसकॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ, ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस को ही क्या कहते हैं, ध्यान देंगे, डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस ही ट्रांसक्रिप्शन आपकी कहलाएगी। डीएनए टू आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। अब जब डीएनए से आरएनए बन रहा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ठीक पहले रेप्लिकेशन को पढ़ा था, तो क्या वहां पे डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड थी, ये दोनों की दोनों स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड बना रही है, सिर्फ एक? जैसा कि आपको पता है कि रेप्लिकेशन में हमारे दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों स्ट्रैंड एक नई स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ऐसा नहीं होगा, देयर इज ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि किस चीज का सिंथेसिस कराएगी, जो कि आपका सिंथेसिस कराएगी आरएनए का, ओनली वन स्ट्रैंड। तो कौन सा वाला स्ट्रैंड होगा भाई, देखो यहाँ पे हमारे पास ना द मेन एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्योंकि डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस हो रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर सकता है डीएनए से आरएनए बनने के दौरान। तो कौन सा वाला स्ट्रैंड हमारा एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, एज वी नो 3' to 5', क्यों, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं किस डायरेक्शन में, 5' to 3'। अच्छा, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो वी हैव एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, बट जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो वी हैव एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो एडेनिन के साथ में यहाँ पे यूरासिल जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि रेप्लिकेशन के दौरान एडेनिन से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना रहा था, थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम कर रहा था। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है, व्हाई नॉट बोथ ऑफ द स्ट्रैंड, जैसे कि पूछा नहीं जा सकता जी, ये पूछा ही गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाई नॉट बोथ ऑफ द स्ट्रैंड कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो सिंपल देखो, फर्स्ट यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा सेकेंड यहाँ पे है, दोनों बातों को ध्यान देंगे बिकॉज दिस इज अ एनसीईआरटी लाइन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही है ना, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक ही डीएनए की दो अलग अलग आरएनए बनेंगे और दो अलग अलग आरएनए दो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को बना देंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट। एंड सेकेंड पे अगर हम आते हैं, देखो सेकेंड पे अगर हम आते हैं, मान लो बाय द वे वो कह रहे नहीं, इसके बाद भी अगर दोनों स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर देते हैं तो बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी के बेसिस में उसमें क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। एंड द प्रोसेस मीन्स आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन विल नॉट ऑकर, ठीक है। तो इसलिए देयर इज ओनली सिंगल स्ट्रैंड विच एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड द अनदर स्ट्रैंड which act as non-template, that is also known as coding strand। सोचेंगे आप कोडिंग स्ट्रैंड क्यों हम इसे बोल रहे हैं भाई, कोडिंग इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक अजीब सी बात है कि जो कोडिंग, इट विल नॉट कोड एनीथिंग, बट दिस कोडिंग स्ट्रैंड लोकेट द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। दूसरी चीज, लेट्स से कि आपको टेम्पलेट का सीक्वेंस दिया गया है ना, तो टेम्पलेट से जो हमारा आरएनए सिंथेसाइज होगा, इट इज एज इक्विवेलेंट एज कोडिंग स्ट्रैंड एक्सेप्ट द यूरासिल ऑन द प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। तो हम आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे देखो भाई, यहाँ पे मुझे तुम्हें ये नहीं समझाना क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता आप इस लेवल पे आके आप इस चीज़ को जानते हो। हम इस पॉइंट पे फोकस करें, जैसे कि ये देखो, ये आपकी बुक में दे रखा है ना, इसको जरा इसको ध्यान से देखिए। सपोज कि आपको जो है एग्जाम में, जैसे मान लीजिए ऐसा दे दे कि कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दे, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे दे, ये कोडिंग स्ट्रैंड अगर इसने दे दिया और आपसे कहा कि mRNA बना के दिखाई, तो क्या आप पहले कोडिंग से टेम्पलेट बनाएंगे? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और क्या आप
टेम्पलेट से mRNA बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए आपका 10 मिनट तक वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपके और भी क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स की हो सकते हैं, केमिस्ट्री के हो सकते हैं, आपसे मिस हो जाएगा। तो क्या आप कोडिंग से डायरेक्टली मुझे mRNA की सीक्वेंस बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ वहाँ पे आपको क्या करते जाना है, यू करते जाना है। ठीक है, जैसे देखो एडेनिन के साथ में जब mRNA आएगा तो क्या बनेगा, यूरासिल। तो यहाँ से अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया तो यू कैन डायरेक्टली कोड द mRNA सीक्वेंस। ठीक है, सो वी हैव टू स्ट्रैंड, वन, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, दो स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट। आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ टेम्पलेट, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड वन इज कोडिंग, तो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, कोडिंग की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारी यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन उसको लोकेट करते हैं। जैसे कि कोडिंग के 5 प्राइम अपस्ट्रीम में हमारे पास क्या होता है, प्रमोटर, और कोडिंग के 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम की तरफ हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन नाउ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड द जीन, तो यहाँ से आप एक टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट कैन आस्क इन योर पेपर, what is cystron and what is monocystonic and polycystonic product, what is इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को। सिस्ट्रॉन क्या होता है ना, फंक्शनल यूनिट, या हम डीएनए के उस खास सेगमेंट को कहते हैं ना, डीएनए के उस खास स्पेसिफिक सेगमेंट को हम कहेंगे दैट कोड्स फॉर mRNA। ठीक है, तो मान लो, जैसे बात को समझना, सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है और उसमें एक प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है और एक टर्मिनेटर। अगर यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, और मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन के प्रोडक्ट है, तो दिस इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको कहाँ मिल जाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेगा। And now come to monocystonic, when there is a single structural gene is coded by one promoter and terminator, that is monocystonic। तो monocystonic आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इन यूकैरियोट्स। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सुपर इजी प्रोसेस, बिकॉज देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, हमें दो चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। तो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सुपर इजी, रीजन देयर इज अ सम रीजन, बिकॉज देयर इज अ सिंगल एंजाइम, ओके, एंड द एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, one enzyme. It will perform all the process, initiation, elongation and termination, all the process that is DNA dependent RNA polymerase। ठीक है, DNA dependent RNA polymerase, the polymerization activity can be performed in 5 prime to 3 prime direction, and this is the single enzyme, and the substrate here is nucleoside triose phosphate as a substrate, and not only substrate, it also provides the polymerization energy as well। लेकिन ये हमारी तरह तन्हा और दुखी बिल्कुल भी नहीं होता, ये प्रोसेस की शुरुआत में भी एक साथ ही पकड़ लेता है और प्रोसेस के आखिरी में भी एक साथ ही पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ना, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रोसेस को साथी की जरूरत होती है। तो प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए दिस इज द कोर एंजाइम विच एडेड विथ अ सिग्मा फैक्टर एंड इनिशिएट द प्रोसेस। इनिशिएशन के लिए इस एंजाइम को क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर। देन इलॉन्गेशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर फिर से रिलीज होता है। एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन देयर इज अ रोहो फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे इज देयर वंस द ट्रांसक्रिप्शन इज डन, is there any post transcriptional modifications takes place? No, because if this is a prokaryotic cell and this is a nucleoid, ठीक है, इस न्यूक्लियोइड से क्या बनता है, इस न्यूक्लियोइड से हमने कहा कि एक mRNA बना, इससे mRNA बना। जैसे एक स्मॉल mRNA बनता है ना, तो देर इज अ नो कंपार्टमेंट सेग्रीगेशन, सो मेनी राइबोसोम ओवरलोडेड ऑन दिस।
ठीक है, बहुत सारे राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, आके इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, इस तरह से इसको घेर लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम या अर्गोसोम, ये वाली कंडीशन इनके साथ होती है। और इसलिए देयर इज नो सच पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, सो यू कैन से द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स takes place in one chamber, and that is cytoplasm. But the transcription in eukaryote is quite complicated than the transcription in prokaryotes. Okay, so what is the transcription in prokaryote? The enzyme is same, that is RNA polymerase, but there are three type of polymerase. Okay, polymerase, that is polymerase 1, polymerase 2, and polymerase 2 and polymerase 3. ठीक है, तो वी नीड एम आर एन ए, टी आर एन ए एंड आर आर एन ए। यूकैरियोट में हो रहा है तो माइंड द आर आर एन ए सेगमेंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आपको पता है ना कि राइबोसोम के अंदर जब हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एटीएस राइबोसोम, तो वी हैव ऑब्वियसली 5.8s, 18s and 28s. This is synthesized by polymerase 1, hnRNA is synthesized by polymerase 2, and snRNA and 5s RNA and tRNA, that is synthesized by polymerase 3. This is of quite importance, and many times this question may ask, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। And once so the transcription process in eukaryotes takes place inside the cytoplasm. Sorry, I'm very sorry. It takes place inside the nucleus. Okay. So there are some intervening sequences, exon along with intron. So exon is the coding part, but intron is non-coding part. So intron has to be removed. अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और देखेंगे, there is a need of post-transcriptional modification. Why this post-transcriptional modification is required here? Reason, there is a nucleus, right? And the process of transcription takes place inside. So there is a change in the pH inside a nucleus and outside the nucleus. So a very much processed and secured mRNA is transported in the nucleus. ठीक है, तो there is a process of post transcriptional modification that takes place uh, inside the nucleus, and then after a very much processed mRNA is transported by using uh, by using this nuclear pore, right? So there are three post transcriptional modification. The first is, you can check it out here. The first post transcriptional modification is unusual guanosine, methylated guanosine triphosphate capping at water end 5' end. Then there is a splicing. This is splicing, and then later it was tailing. There is a polyadenylate tailing, and that is template independent manner. So these are the three processes that takes place inside the nucleus, and well processed mRNA is transported from nucleus to cytoplasm. So this is the process of transcription. Then after transcription, we can move to genetic code. Genetic code is quite important. So first of all, you should know who developed the genetic code. ठीक है, जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया? तो इट वाज जॉर्ज गैमो, सर जॉर्ज गैमो, फिजिसिस्ट, इन्होंने डेवलप किया। एंड हाउ मेनी टोटल जेनेटिक कोड? दैट इज 64। यहाँ पे आप हरगोविंद खुराना जी का नाम पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्होंने होमोपॉलीमर के साथ साथ कोपॉलीमर्स को भी देखा, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, एंड ही कोडेड फॉर ल्यूसीन एंड सेरीन। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, देखो, सी यू किया, और सी दैट इज कोड फॉर ल्यूसीन, एंड यू कोड फॉर सेरिन। ठीक है, सो ही डेसिफर्ड द कोड फॉर ल्यूसीन एंड सेरिन, दैट इज सी यू सी फॉर ल्यूसीन एंड यू फॉर सेरिन। ठीक है, ये काम इन्होंने किया। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देयर आर सम फीचर्स ऑफ
कुछ फीचर्स दिए हुए जो आप जानते हैं। इसमें सच इनिशिएटर कोडॉन AUG जो कि डुअल फंक्शन करता है। कोडॉन्स जो होते हैं दे आर नॉट ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ कोडॉन्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। टर्मिनेटर्स कोडॉन होते हैं UAA, UAG एंड UGA। पंचुएशन नहीं होता, हम इसे कॉन्टिन्यूस मैनर में पढ़ते हैं। कोडॉन्स डीजनरेशन शो करते हैं बिकॉज देर आर टोटल 64 कोडॉन एंड 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो कोडॉन्स डीजनरेशन शो करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास 64 कोडॉन्स होते हैं उसमें से 61 कोड्स फॉर सम अमाइनो एसिड वाइल 3 वर नॉट कोड फॉर एनी ऑफ द अमाइनो एसिड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, मतलब कि हमने जेनेटिक को म्यूटेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये क्या दिया। देखो यहाँ से एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर अगर मान लो कि हम जो है 3 के टेबल के फॉर्म में चल रहे किसी चीज़ में, तो जो भी 3 से मल्टीपल होने वाले होंगे अगर हम उनके सीक्वेंस को अल्टर कर दें तो क्या वो 3 के मल्टीपल बनेंगे कभी। जैसे मान लो लेट से 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, और उसी में मैंने बीच में एक अननोन सा सीक्वेंस लाया 8। क्या 8 इज द मल्टीपल? तो अगर आप उसके मल्टीपल की फॉर्म में कोई चेंज करते, जैसे कि लेट से अगर राम हैड रेड कैप लिखा और हमने उसमें बी को ऐड कर दिया, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमने जहाँ पे बी को ऐड किया और हम सारे वर्ड्स को ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पढ़े थे, तो आगे के सारे सीक्वेंस गेट ऑल्टर्ड। मतलब अभी हमें अगर हमने राम हैज़ रेड के बीच में अगर बी ऐड कर दिया तो उसके आगे के सारे सीक्वेंस जो है ऑल्टर हो जाएंगे। अच्छा, फिर अगर हमने बी की जगह बी के साथ साथ आई ऐड कर दिया तो भी वो क्या हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने 3 वर्ड ऐड किया तो उसके आगे के सीक्वेंस ऑल्टर नहीं हुए। तो अगर हम किसी भी एक फिक्स DNA सीक्वेंस के अंदर या तो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म में बेसिस या तो ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, देन देयर इज नो चेंजिंग इन द रिमेनिंग सीक्वेंसेस। लेकिन ध्यान रखोगे क्वेश्चन भाई बहुत चला के, यहाँ पे तुम्हें कभी कभी स्टॉप कोडॉन्स भी ऐड करके और आगे के सीक्वेंस को पूछ सकता है, तो देयर इज नो मोर अमाइनो एसिड विल एडेड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हो सकती है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और बस मैं इसको करा लूँ फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन भी वी विल डू लेटर। ठीक है, दिस इज अबाउट tRNA। ठीक है, तो tRNA को एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि फ्रांसिस क्रिक को ना ये पहले से पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि देयर इज सम सिमिलैरिटी बिटवीन RNA एंड ब्रिंगिंग द अमाइनो एसिड, बट चूंकि ये सॉल्यूबल नेचर का था तो इसके बारे में जानते जानते लोगों को बहुत टाइम लग गया। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास अमाइनो एसिड एक्सेप्टर हैंड होता है और दूसरा हमारे पास एंटीकोडॉन लूप होता है। एंटीकोडॉन हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे वो सीक्वेंसेस लिखे होते हैं जो कि कोडॉन के ठीक ऑपोजिट होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे जो अमाइनो एसिड आ रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू कोडॉन और एंटी कोडॉन, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू कोडॉन। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए इसके 2 से 3 मॉडल होते हैं। जैसे देखो पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, फिर क्लोवर लीफ मॉडल होता है, और हमारा जो फंक्शनल मॉडल होता है ना दैट इज इन्वर्टेड एल शेप मॉडल, दिस इज द फंक्शनल मॉडल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज क्लोवर लीफ, एंड देन वी हैव अ इन्वर्टेड एल शेप मॉडल दैट इज द फंक्शनल मॉडल। नाउ वी कम टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमें पता है, ट्रांसलेशन क्या होता है भाई, ट्रांसलेशन जो होता है आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनाना इस ट्रांसलेशन। एंड यहाँ पे जो हमारी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना वो उसी के बेस पे होती है कि डीएनए पे क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं। और अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है इट विल सिंथेसाइज अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन विल गिव द फिनोटाइप ऑफ दैट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। तो यहाँ पे 3 प्रोसेस हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का प्रोसेस हो जाएगा, और जब ये टीआरएनए चार्ज हो जाएगा, मतलब चार्जिंग का मतलब है अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, मतलब ऐसे समझो देखो कि दिस इज द टीआरएनए, और ये टीआरएनए का जो 3 प्राइम एंड होता है इसके ऊपर अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे इस लाइन को बड़े अच्छे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, इस लाइन को देखिए, द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। इस लाइन को अच्छे से ध्यान देंगे और फिर जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अगेन आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान होता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड सिंथेसिस कराने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज नॉट बेसिकली एंजाइम, दैट इज अ राइबोजाइम। सो 23S rRNA
in bacteria, that is 28 srRNA helps in initiation the process of peptide bond formation. ठीक है, इसके बाद से इसमें क्या होते हैं यूटीआर्स, अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि AUG जब आएगा तभी प्रोसेस शुरू होगा, और अगर बीच में UAA, UAG या UGA आ गया तो प्रोसेस वहां से टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके पहले AUG के पहले के सीक्वेंस और UAA, UAG या UGA के बाद के जो भी सीक्वेंस होते हैं दे आर UTR सीक्वेंस। और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन देयर आर सम रिलीज फैक्टर जो रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद से ये क्या करते हैं रिलीज फैक्टर जो कि फिर क्या कराते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को रिलीज करा देते हैं।